नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारे YouTube चैनल मेक फ्यूचर विद साइंस में आप सबका स्वागत है। आज अपन जो पहली कक्षा में हमने कक्षा 10 के अंदर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में अध्ययन किया था, आज अपन उसके आगे पार्ट नंबर 2 के अंदर अध्ययन करने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया के कौन कौन से पार्ट होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में क्या अंतर हो सकता है। इन सबको अपन और किसी रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए किन किन नियमों की अपन को जानकारी होनी चाहिए। तो अपन प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला बिंदु है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी जिसमें रासायनिक परिवर्तन होगा वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। किसी रासायनिक अभिक्रिया होती है रासायनिक अभिक्रिया के भाग, रासायनिक अभिक्रिया के भाग। एक रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं। एक रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं। नंबर एक होता है अभिकारक या क्रियाकारक और नंबर दो है उत्पाद या क्रियाफल। किसी रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं, एक होता है अभिकारक या क्रियाकारक और दूसरा होता है उत्पाद या क्रियाफल। सबसे पहले अभिकारक या क्रियाकारक कि वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ करते हैं उन्हें अभिकारक या क्रियाकारक कहते हैं। कि किसी अभिकारक या क्रियाकारक क्या है कि वे रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ करते हैं और उन प्रारंभ करने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, अपन क्रियाकारक या अभिकारक कहते हैं। दूसरा है उत्पाद या क्रियाफल कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ को उत्पाद या क्रियाफल कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले जो नए पदार्थ है उस नए पदार्थ को क्या कहते हैं, अपन उत्पाद या क्रियाफल कहते हैं। जैसे एक रासायनिक अभिक्रिया में लिखता हूं कि जैसे कि जिंक है, इसकी अभिक्रिया
सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में अगर करवाई जाती है तो बनने वाला उत्पाद है वो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। यहां पर एक जो अभिक्रिया लिखी हुई है ये क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया की शब्द समीकरण है कि जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करवाने पर जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकलती है। इस अभिक्रिया के अंदर जो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल है कि जिंक व सल्फ्यूरिक जो अम्ल है ये दोनों किसका कार्य करेंगे, अभिकारक या क्रियाकारक का काम करते हैं। ये एक अभिकारक या क्रियाकारक का काम करते हैं और इसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो पदार्थ बनता है कि इसके अंदर जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस क्या है, इसमें उत्पाद या क्रियाफल कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे, क्रियाफल कहलाएंगे। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं, एक होता है अभिकारक और एक होता है उत्पाद। अभिकारक है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ करते हैं और उत्पाद है उसमें बनने वाला एक नया पदार्थ होता है जो क्या कहलाता है, एक रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग बनाते हैं, एक अभिकारक और एक क्रियाकारक, या दूसरा होता है उत्पाद या क्रियाफल। अब जो रासायनिक अभिक्रिया है, इस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा किसका निर्माण होता है, रासायनिक समीकरण बनाई जाती है। कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया की जो शब्द समीकरण है उसको कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की शब्द समीकरण को उसके प्रतीक या अणुसूत्र के द्वारा संक्षिप्त में लिखकर दर्शाया जाता है, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया की जो शब्द समीकरण है उस शब्द समीकरण को उसके अंदर भाग लेने वाले जितने भी प्रकार के पदार्थ है उनके प्रतीक या उनके अणुसूत्र के द्वारा संक्षिप्त में लिख करके जो दर्शाया जाता है उसी को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया की एक शब्द समीकरण मैंने आपको लिख करके दिखाई थी कि जिंक है, उसकी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करवाने पर जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये एक रासायनिक अभिक्रिया की एक शब्द समीकरण है, ये एक शब्द समीकरण है। और इसको क्या किया जाता है, इसको रासायनिक संकेत के रूप में अगर दर्शाना है, मेरे को रासायनिक समीकरण के रूप में अगर मैं इसको लिखना चाहता हूं तो जिंक है उसका प्रतीक होता है Zn और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसका अणुसूत्र होता है H2SO4 और इनकी अभिक्रिया करवाने पर जिंक सल्फेट होता है उसका अणुसूत्र होता है ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस होती है उसका अणुसूत्र होता है H2 और यह अभिक्रिया के अंदर गैस बाहर निकल जाएगी। तो किसी रासायनिक शब्द समीकरण को अगर उसके प्रतीक या अणुसूत्र के द्वारा लिख करके जो प्रदर्शित किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण
कहते हैं। अब इस रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए कुछ नियम हैं। किसी रासायनिक समीकरण को लिखने के जो नियम हैं वो क्या क्या नियमों की अपन को ध्यान रखना चाहिए किसी रासायनिक समीकरण को लिखते समय। रासायनिक समीकरण के नियम लिखने के कि कोई भी रासायनिक समीकरण जब लिखी जाती है तो उसके अंदर दो प्रकार की दिशाएं होती है, एक होता है राइट हैंड की ओर और एक होता है लेफ्ट हैंड की ओर। जो ये भाग है ये राइट हैंड साइड कहलाता है और ये लेफ्ट हैंड साइड कहलाता है। जो राइट हैंड साइड है उस ओर हमेशा किसको लिखा जाता है, अभिकारक या क्रिया कारक को लिखा जाता है, और लेफ्ट हैंड साइड है उस दिशा के अंदर हमेशा, सॉरी ये गलत हो गया है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड है उस दिशा में हमेशा अभिकारक या क्रिया कारक को लिखा जाता है, और राइट हैंड साइड है उस दिशा में हमेशा जो उत्पाद है या क्रिया फल को लिखा जाता है। यह इसका पहला नियम है। अगर अभिकारक या क्रिया कारक है उसकी संख्या एक से ज्यादा होती है तो उनके बीच के अंदर एक धन का चिन्ह यानी प्लस का चिन्ह है वो लगा करके दिखाया जाता है। उत्पाद की संख्या भी अगर एक से ज्यादा हो तो उनके बीच में भी प्लस का चिन्ह है वो लगा करके दर्शाया जाता है। अभिकारक से उत्पाद बनाते हैं तो उनके बीच में या तो बराबर का चिन्ह लगा देते हैं या उनके बीच में एक तीर का निशान लगा करके दिखाया जाता है, और तीर की दिशा उस ओर होती है जिस दिशा में अभिक्रिया है वो आगे संचरित हो रही होती है। तीसरा जो नियम इसके अंदर आता है कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया है वो किस प्रकार की परिस्थितियों में संपन्न होती है, कि उस अभिक्रिया को करने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ रही है, ताप देनी पड़ रही है, किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में वो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो उन परिस्थितियों को क्या किया जाता है, जो तीर का निशान है उस तीर के निशान के ऊपर लिख करके दिखाया जाता है कि अगर वो ताप की उपस्थिति में हो रही है, उसको ऊष्मा दी जा रही है, वो कोई दाब दिया जा रहा है, या वो किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रही है, या किसी प्रकाश की उपस्थिति में होती है, या लाइट या विद्युत धारा की उपस्थिति में संपन्न होती है, तो किन परिस्थितियों में रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है, उन प्रतीकों को, उन संकेतों को, उन परिस्थितियों को क्या किया जाता है, हमेशा तीर के निशान के ऊपर लिख करके दर्शाया जाता है। जो चौथा नियम आता है वो आता है कि जो रासायनिक समीकरण लिखी जाती है तो उस समीकरण के अंदर अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ और बनने वाले जो उत्पाद है उनकी अवस्था कैसी है। अगर वो ठोस है तो उसके पास में एक छोटा एस लगा करके सॉलिड लिखा जाता है। अगर वो द्रव है तो उसके पास में एल लगा करके लिक्विड फॉर्म को दर्शाया जाता है। अगर वो गैस है तो उसके पास में जी लिख करके उसकी गैसीय स्टेज को दिखाया जाता है। और अगर वो जलीय विलयन है तो उसको एक्यू एक्वा के द्वारा लिख करके प्रदर्शित किया जाता है। तो इस प्रकार से उसकी अवस्था को, उसके अंदर अभिक्रिया को लिख करके दर्शाया जाता है। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और उस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर बनने वाला उत्पाद है उसकी प्रकृति अगर गैसीय हो, जैसे यहाँ पर उत्पाद है उसके अंदर हाइड्रोजन है वो गैस के रूप में बाहर निकल रही है, तो उसको गैस को दर्शाने के लिए उसके ऊपर पास में एक ऊपर की ओर तीर का निशान है वो लगा दिया जाता है। और अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया है उस अभिक्रिया में बनने वाला जो उत्पाद है उसके अंदर कोई उत्पाद ऐसा बनता है जो अविलेय पदार्थ के रूप में बनता है, उस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। और अवक्षेप को दर्शाने के लिए हमेशा नीचे की ओर एक तीर का निशान लगा करके उस समीकरण को दर्शाया जाता है। इस प्रकार से किसी रासायनिक अभिक्रिया को लिखते समय हमें निम्न प्रकार की सावधानियां हैं वो रखनी चाहिए। तो इस प्रकार से आज हमने रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, उसकी शब्द समीकरण क्या होती है, रासायनिक समीकरण हम किसे कहते हैं, उसको लिखने के क्या क्या नियम हो सकते हैं, इनके बारे में अध्ययन किए हैं। इसके आगे वाली कक्षा में अपन किसी रासायनिक अभिक्रिया है उसको कैसे संतुलित किया जाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है, रासायनिक समीकरण को बनाने के लिए अपन को किन किन प्रोडक्ट की आवश्यकता होती है, इनके बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं। इसी के साथ धन्यवाद, और आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।